नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग सॉयल साइंस के अंतर्गत कुछ ज़रूरी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमने इसमें काफ़ी कुछ पढ़ लिया सॉयल साइंस के अंतर्गत, और इस समय हमारा टॉपिक प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरण संरक्षण चल रहा है दोस्तों। तो अगर आपने अभी हाल ही में जो मंडी सचिव का एग्ज़ाम हुआ, अगर उसको आप लोगों ने देखा होगा तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें कितनी गहराई से पूछी जा रही हैं। तो चीज़ें आपको धैर्य के साथ अच्छे से पढ़ना होगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो सिलेक्शन लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है दोस्तों। तो खैर आइए अपने लेक्चर की ओर आगे बढ़ते बात करते हैं। हम लोग इसमें एक क्लास कर चुके हैं इसकी, और इसकी ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसकी 3 से 4 क्लासेस दोस्तों होंगी। तो पहले इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी बिंदु है, इसको रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कभी कभी पूछा जाता है कि कोयले के धूल के कारण जो कोल डस्ट होती है, उसके कारण जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एंथ्राकोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्राकोसिस कहा जाता है। वहीं जो सिलिका के कण होते हैं, इसके कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? सिलिकोसिस कहा जाता है। जबकि एस्बेस्टॉस के जो कण होते हैं, उससे अगर जो धूल के कण होते हैं, अगर उससे किसी जो रोग उत्पन्न होता है उसको एस्बेस्टोसिस कहा जाता है। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि चीज़ें मिलती जुलती हैं। जैसे सिलिका से सिलिकोसिस हो गया, एस्बेस्टॉस से एस्बेस्टोसिस हो गया। लौह के कण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सिडरोसिस या फिर लौह मेहता कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जो लौह के कण हैं, अगर इससे जो होने वाला रोग है, इसको या फिर सिडरोसिस या फिर इसको एक अन्य नाम से लौह मेहता के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जो गन्ने की धूल होती है, जो कैन फाइबर डस्ट होती है, उससे अगर हम बात करें तो उससे बेगोसिस नामक रोग हो जाता है। वहीं जो कपास धूल कॉटन डस्ट होती है, उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर हम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो एग्रीकल्चर का है। तो गन्ने की धूल से जो कैन फाइबर डस्ट के माध्यम से जो होता है दोस्तों, उसको बेगोसिस कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें कपास की धूल से कपास की धूल के कण जो होते हैं, उससे अगर जो रोग होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बिस्नोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको बिस्नोसिस कहा जाता है। ठीक है। वहीं जो अनाज जो ग्रेन डस्ट होती है, उससे कृषक फुफ्फुस के नाम से जाना जाता है। इसके कारण जो अनाज की धूल के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको फार्मर्स लंग कहा जाता है। वहीं तंबाकू की धूल, टोबैको, जो तंबाकू की धूल की अगर हम बात करें, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, टोबैको डस्ट टोबैकोसिस कहा जाता है। ठीक है। मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण, अब आइए आगे बात करते हैं। थोड़ा फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछा जा रहा है, फैक्चुअल कम हो गया है। तो खैर दोनों को पढ़ते हुए चलेंगे। अगर फैक्चुअल पूछा जाता है तो फैक्चुअल भी आप कर पाएंगे, और कॉन्सेप्ट बेस अगर प्रश्न बनता है तो उससे भी आप प्रश्न कर पाएंगे। और इसके पढ़ने के साथ साथ इससे जुड़े प्रश्न उत्तर भी करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछे गए। मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस क्या कहलाती है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जो यातायात संसाधन होते हैं उससे और सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरण प्रदूषण में काफ़ी अहम योगदान प्रदान करते हैं। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड CO एक मुख्य वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। गौर करने ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा इसमें काफ़ी ज़्यादा क्षमता होती है, जो हीमोग्लोबिन से जुड़ करके हीमोग्लोबिन से संलयन होने की इसकी क्षमता अधिक होती है। जब कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन से संलयित होती जुड़ती है तो किसका निर्माण करती? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जिसके कारण क्या होता है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। जब कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? जो रक्त की ऑक्सीजन को धारण करने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन की क्रिया में क्या हो जाता है? बाधाएं उत्पन्न होने लगती है, जिससे क्या होता है? व्यक्तियों की या जो मनुष्य प्राणी है उनकी मृत्यु होने लगती है। तो 50% जब हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है तो क्या हो जाता है? परिणाम स्वरूप जीवधारियों की मृत्यु होने लगती है। तो इसको याद रखना योग्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और करीब इसकी जो क्षमता होती है कार्बन डाइऑक्साइड से 250 गुना अधिक होती है दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन से संलयित होने की क्षमता होती है करीब। फ्लाई ऐश मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। फ्लाई ऐश से सब प्रश्न पूछे जाते हैं। कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है एक प्रकार का। फ्लाई ऐश है क्या? तो कोल के जो कोयला वाली खाने हैं, ईंट भट्ठे का जहाँ पर ज़्यादातर कार्य होता है, वहाँ पर इस प्रकार की ऐश हमें देखने को मिलती है। तो कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक, इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते रहते हैं
कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से फ्लाई ऐश किस प्रकार के उद्यम से संबंधित है, तो कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से इसका उत्पन्न होता है, तो इसको याद रखना है दोस्तों, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। एक फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज यौगिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के स्रोत होते हैं। तो फ्लाई ऐश में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? फ्लाई ऐश में जो खनिज पदार्थ होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये सभी उपस्थित होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं की कण भी उपस्थित रहते हैं। हालांकि अत्यंत हानिकारक, कैंसर कारक और श्याक, नाक, गले में जलन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा व कैंसर जैसे खतरनाक रोग हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना, पहली बात तो फ्लाई ऐश किससे संबंधित है, तो कोयला आधारित जो ताप विद्युत घर है उनसे यह संबंधित है, ठीक है। और इसमें एल्युमिनियम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के खनिज यौगिक उपस्थित रहते हैं। धातव्य कि भारत में अब सार्वजनिक स्थानों पर, इंपॉर्टेंट लाइन है कि ध्यान देने वाली बात है कि 2 अक्टूबर 2008 से धूम्रपान करना निषिद्ध कर दिया गया। किन क्षेत्रों पर? तो जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर अब 2 अक्टूबर वर्ष 2008 से लेकर के धूम्रपान को सार्वजनिक स्थानों पर निषिद्ध कर दिया गया कि आप जो सार्वजनिक स्थान है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर आप क्या कर सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते। अगर आप धूम्रपान करते पाए गए तो जो भी उचित कार्रवाई है की जाएगी। राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति गठित माशेलकर समिति ने वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की प्रस्तुत की थी। तो इसको याद क्या रखना है, पूछा जा सकता है कि जो माशेलकर समिति है इसका संबंध किससे है। इस समिति को आपको याद रखना है कि माशेलकर समिति का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति से संबंधित है, जिसने क्या करा था, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ यूरो मानकों को लेकर के भारत में क्रियान्वित करने के लिए इसको प्रस्तुत किया था। कौन कौन से वो मानक हैं? तो 2017 से दोस्तों BS4 मानक भारत में लागू कर दिया गया था। BS4 मानक कब लागू किया? 2017 में इसको लागू किया गया था। हालांकि आगे चल करके इसके कुछ प्रतिबंध भी आरोपित हुए। तो वर्ष 2020 में क्या हुआ? अप्रैल 2020 में BS6 इंजन को बेचने में पंजीकरण की अनुमति दी गई। तो पहली बात तो 2017 में BS4 को भारत में लागू किया गया और अप्रैल 2020 में BS6 इंजन को बेचने की अनुमति प्रदान की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश में 1 अप्रैल 2020 के बाद भारत में स्टेज 4 BS4 के इंजन वाले जो वाहन हैं उनकी बिक्री पंजीकरण को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो 1 अप्रैल 2017 से BS4 मानक भारत में लागू किए गए और स्टेज 4 जो BS4 इंजन वाले वाहन होते हैं उनकी बिक्री तथा पंजीकरण को 2020 में पूर्ण रूप से क्या किया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया था। और जो BS6 वाले इंजन हैं उनको बेचने में उसकी पंजीकरण की अनुमति प्रदान करी गई थी। तो मान लीजिए कि कथन 1, कथन 2, कथन 3 करके आपसे पूछा गया, तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। सिंदूर में शीशे का ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और कुमकुम में पारे का सल्फाइड होता है। तो अगर हम बात करें कि सिंदूर में किसका ऑक्साइड होता है दोस्तों, सिंदूर में शीशे का ऑक्साइड होता है। वहीं कुमकुम में किसका ऑक्साइड होता है, पारे का क्या होता है, सल्फाइड होता है। तो सिंदूर में शीशे का, सा से सिंदूर, सा से शीशे का ऑक्साइड हो गया, जबकि कुमकुम में पारे का दोस्त क्या होता है, सल्फाइड होता है। शीशा और पारा धूल जब नाक या मुंह के साथ शरीर के अंदर पहुंचती है तो विषाक्त प्रभाव देखने को मिलते हैं। पारे से अंगों की सुन्नता, त्रुटि, धुंधलापन, मस्तिष्क को भारी नुकसान पहुंचता है। वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वाटर पोल्यूशन दोस्तों जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण एक व्यापक समस्या बनी हुई है। अच्छा, इससे जल प्रदूषण पर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ मानक बता देता हूँ। जैसे आर्सेनिक के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो मानक कितना निर्धारित किया गया, 0.5 मिलीग्राम निर्धारित किया गया प्रति लीटर के हिसाब से। तो इसको मानक याद रखिए। मानक अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। आर्सेनिक के लिए कितना बताया गया है, आर्सेनिक के लिए दोस्तों 0.05 बताया गया है। कितना मिलीग्राम प्रति लीटर में यह मान रहेगा, मिलीग्राम प्रति लीटर। वहीं कुछ जरूरी जो है उनको याद कर लेते हैं। कैडमियम, जो कैडमियम है उसका कितना बताया गया, कैडमियम का बताया गया है 0.01। अभी हम बात करेंगे इनके द्वारा कौन कौन से रोग भी होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कॉपर का कितना बताया गया, 1.5 बताया गया। ये दोस्तों मात्रा मिलीग्राम प्रति लीटर में ही है, तो मैं इसको नोट नहीं कर रहा यहाँ पर। कॉपर की अगर हम बात करें, कॉपर का मान कितना निर्धारित किया गया, 1.5।
1.5 निर्धारित किया गया है। 12 मिलीग्राम प्रतिदिन प्रौढ़ व्यक्ति के अनुसार आधार पर जो मानव द्वारा ग्रहित विश्व सीमा है कितनी है कॉपर की, 12 मिलीग्राम प्रतिदिन प्रौढ़ व्यक्ति, जबकि विश्व स्वास्थ्य मानक द्वारा मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको 1.5 निर्धारित किया गया है। और मरकरी जो है कितना निर्धारित किया गया, 0.001। मरकरी के लिए 0.001 निर्धारित किया गया है। अब कुछ जरूरी रोगों के बारे में बात कर लेते हैं। आर्सेनिक के द्वारा दोस्तों ब्लैक फुट रोग हो जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किस ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है, तो आर्सेनिक के कारण होता है। किसके कारण होता है, ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के कारण होता है। हाइपर केराटोसिस, ये भी इसके आर्सेनिक के कारण होता है। हाइपर केराटोसिस क्या होता है, हाइपर केराटोसिस। तो ब्लैक फुट रोग और हाइपर केराटोसिस आर्सेनिक के कारण होता है। कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। ग्लूकोसीरिया हो गया, प्रोटीनूरिया हो गया, ये सभी क्या है, कैडमियम के कारण होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इटाई रोग दोस्तों, कैडमियम के कारण होता है, क्योंकि ये कई बार प्रश्न अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, इटाई रोग। और इसके साथ साथ ग्लूकोसूरिया, प्रोटीनूरिया, अगर एग्जामिनर आपके पेपर को कठिन बनाना चाहेगा तो फिर इटाई के स्थान पर पूछ लिया। मान लीजिए प्रोटीनूरिया किसके कारण होता है, तो कैडमियम के कारण, विषैलेपन के कारण मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। वहीं जो क्रोमियम होता है दोस्तों कैंसर कारक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। अगर आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी धातु है जो कैंसर कारक है अर्थात कार्सिनोजेनिक है, तो क्रोमियम हो जाएगी। मरकरी के कारण क्या होता है, मिनीमाटा रोग हो जाता है, मिनीमाटा। तो मैं इसको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। आर्सेनिक का जो मानक है 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाएगा, और कैडमियम का 0.01, कॉपर का 1.5, मरकरी का 0.001 हो जाएगा। अब जल प्रदूषण की ओर बढ़ते हैं। और सिंदूर के ऑक्साइड, जो सिंदूर में ऑक्साइड होते हैं शीशे के होते हैं, और कुमकुम में जो होते हैं पारे के सल्फाइड दोस्तों होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। अब आगे बात करते हैं जल प्रदूषण को लेकर के। इससे पहले, जल प्रदूषण से पहले मैं कुछ और दोस्तों डाटा बता देता हूं जो भी हाल ही में चर्चे में रहे हैं। जैसे कि वर्ष 2024 में कार्बन उत्सर्जन में 0.8% की वृद्धि देखने को हमें मिली। मैं इधर लिख देता हूं, CO2 में कितने प्रतिशत की हमें वृद्धि देखने को मिली है, CO2 में 0.8% की हमें वृद्धि देखने को मिली है। कब देखने को मिली, 2024 की बात हो रही है। जो 2024 के आंकड़े हैं उसके आधार पर कार्बन डाइऑक्साइड में 0.8% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। जीवाश्म ईंधन और उद्योग से अमूमन 37.4 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर तक पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है, 37.4 गीगाटन, 37.4 गीगाटन। अच्छा, मैं यहाँ पर आंकड़े भी लिख रहा हूँ, अगर आप आंकड़े एक बार पढ़ भी लेंगे तो एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप लगा लेंगे आसानी से। गीगाटन, ये हाल ही के चर्चे में रही चीज़ें हैं दोस्तों। और जीवाश्म ईंधन और उद्योग से 37.4 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड स्तर तक पहुंच गया है। वायुमंडलीय सांद्रता की अगर हम बात करें, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता 2024 में अमूमन 422.5 ppm पहुंच गई। कितना पहुंच गई है, 422.5 ppm। तो 422.5 ppm क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो यह है क्या, तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता है। वायुमंडलीय, मैं शार्ट रूप से नोट कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वायुमंडलीय CO2 सांद्रता 2024 के आंकड़े हैं। और 37.4 जो गीगाटन है क्या, जीवाश्म ईंधन और उद्योग से। किससे है, जीवाश्म ईंधन और उद्योग से। जीवाश्म ईंधन और उद्योग से। ये हो गया। और बाकी 2024 में हमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में, 0.8% की देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करें विश्व में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 40 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों उत्सर्जन हो रहा है, जो कि अपने आप में देखने वाली ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि कितनी खतरनाक चीज़ है कि विश्व में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 40 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसमें भारत का वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड में अमूमन 7% का योगदान है। भारत का कितना योगदान है, भारत का वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड में
भारत का वैश्विक CO2 में लगभग 7% का योगदान है। तो ये कुछ जरूरी चीज़ें थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले अगर शीर्ष देशों की बात करें, चीन, अमेरिका और भारत है। शीर्ष देश कौन से हैं? CO2 उत्सर्जन के जो शीर्ष देश हैं दोस्तों, CO2 उत्सर्जन के शीर्ष देश कौन से हैं? तो चीन, अमेरिका, भारत हो गया। चीन, अमेरिका, भारत, ये क्या करते हैं? शीर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले देश हैं। अब आइए हम सभी लोग जल प्रदूषण की बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन की। ठीक है, तो इतना उम्मीद है आप लोगों को समझ में आसानी से आया भी होगा। अब आगे बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। जल प्रदूषण में एक व्यापक समस्या है। जल में नाना प्रकार के प्रदूषकों के घुले होने से जल प्रदूषण फैलता है। मोटे तौर पर अगर हम बात करें अपने ग्रामीण वाली भाषा में, जैसे गांव में जो तालाब है उसमें भैंसें नहलाई जाती है, कपड़े धुले जाते हैं, तो इन सबसे क्या होता है? जल प्रदूषण फैलता है। विभिन्न प्रकार के स्रोतों, भंडार के जलों के भौतिक, रासायनिक तथा जीवी विशेषताओं में प्राकृतिक तथा मानव जनित प्रक्रियाओं एवं कारणों से उस सीमा तक अवनयन एवं गिरावट को जल प्रदूषण कहा जाता है। तो मोटे तौर पर यही बात है कि अवांछित प्रदूषक या पदार्थों को हम जब जल में मिलाते हैं किन्हीं कारणों, जैसे वाहित मल हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, ये सभी चीज़ें जब जल में मिलती हैं तो क्या होता है? हमारा जो जल होता है दोस्तों प्रदूषित होता है। इस तरह प्रदूषित जल मनुष्य समुदाय, जन पादप समुदायों के लिए अनुपयुक्त और हानिकारक होता है। अच्छा, ये आंकड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। ये हाल ही में किसी न किसी रूप में चर्चा में भी रहे। अभी आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका में काफ़ी व्यापक लेवल पर एक आग लगी थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट चेंज को लेकर के समय समय पर कई बैठक होती रहती है। इसके लिहाज से आप इसको जरूर पढ़ेंगे, आंकड़े जरूर पढ़ें। तो भारत का वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड में अमूमन 7% का लगभग योगदान है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, जो 2024 में 0.8% की ग्रोथ देखने को मिली। जीवाश्म ईंधन और उद्योग से 37.4 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर तक पहुंच गया। वहीं वायुमंडलीय सांद्रता के आधार पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 422.5 ppm पहुंच गई। BOD क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होता क्या है? कहीं कहीं पर आपको बायोकेमिकल देखने को मिलेगा। फुल फॉर्म पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से BOD का फुल फॉर्म क्या है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। खैर आइए बात करते हैं, इसको समझते हैं। मापने की मुख्य इकाई है, ये है क्या? BOD होता क्या है दोस्तों? तो जल प्रदूषण मापने की एक मुख्य इकाई होती है। ये क्या होता है? जल प्रदूषण मापने की एक मुख्य इकाई होती है। जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अवघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जैसे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल संक्रमित होने को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आपको याद रखना कि अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो BOD होता है अगर अधिक होता है तो क्या होता है? इस बात का यह सूचक होता है कि जल हमारा प्रदूषित है, संक्रमित है। तो BOD का अधिक होना, जल क्या होता है? संक्रमित होना। अगर BOD शून्य होता है तो जल काफ़ी स्वच्छ माना जाता है। एक गंगा नदी में BOD की सर्वाधिक मात्रा कानपुर और इलाहाबाद के मध्य पाई जाती है। अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें, BOD की मात्रा सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो कानपुर और इलाहाबाद के मध्य में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अभी जो महाकुंभ आयोजित हुआ उसको लेकर के भी गंगा का जल काफ़ी प्रदूषित रहा और काफ़ी समय समय पर विवादों में भी रहा। कानपुर से गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाते हैं, जहाँ से BOD अधिक होता है। कानपुर एक औद्योगिक नगर है दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रियल चीज़ें पाई जाती हैं, फैक्ट्री वगैरह हैं, तो इसके लिहाज से उसका जो अपशिष्ट वगैरह है नदियों में मिलता रहता है। इसीलिए कानपुर से गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? कानपुर से लेकर के जो इलाहाबाद का एरिया है वहाँ पर BOD की मांग सर्वाधिक होती है। और जो BOD सर्वाधिक अगर है, BOD अधिक मात्रा में, तो इस बात का सूचक होता है कि जल हमारा क्या है? प्रदूषित है, संक्रमित है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गंगा के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो गंगा का तटीय क्षेत्र है वहाँ के जो भूमिगत जल है दोस्तों, वहाँ पर किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि आर्सेनिक रासायनिक कीटनाशकों व खरपतवारनाशियों के छिड़काव द्वारा भी पारिस्थितिकी तंत्र में जमा हो जाता है।
जरूरी नहीं कि आर्सेनिक का कोई एक भी कारण हो सकता है। आर्सेनिक रासायनिक जो कीटनाशी है, खरपतवारनाशी, अगर हम इनका छिड़काव करते हैं तो भी ये क्या होता है कि जमा होता रहता है धीरे धीरे। आर्सेनिक के कई कारण, कई रोग भी होते हैं, तो अभी हमने रोगों के बारे में भी आपको बताया, उसको भी याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर ही होनी चाहिए। अभी मैंने आपको इधर लिखाया, देख लीजिए, मान सबके अलग अलग लिखे हैं कि किसको कितना मानक माना गया है। तो आर्सेनिक का 0.05 मिलीग्राम है। वहीं देख सकते हैं कैडमियम का 0.01 है, कापर का 1.5 है, जबकि मरकरी का 0.001 है। आर्सेनिक के कारण रोग कौन से? ब्लैकफुट रोग, हाइपरकेराटोसिस रोग भी आर्सेनिक के कारण ही होता है। तो रोग और इसकी मात्रा कितनी, इसको याद रखना है। तो वही बात लिखी गई कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा 0.05 मिलीग्राम लीटर होनी चाहिए। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला देखने को मिला था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला देखने को मिला था। जरूरी नहीं कि दोस्तों आर्सेनिक कई कारणों से जमा हो सकता है। रासायनिक कीटनाशक हो गए, खरपतवारनाशी, इनके छिड़काव से भी हमें इसके जमावड़े को देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसको याद रखना है, पूछा जाता है दोस्तों कि पेयजल जो होता है उसमें अगर नाइट्रेट की अधिकता होती है तो उससे कौन सा रोग होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारक क्या है, तो नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट की अधिकता जब होती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। वहीं कैडमियम की अगर हम बात करें, कैडमियम की अधिकता से क्या होता है? इटाई रोग हो जाता है। इटाई रोग में क्या होता है? हड्डी जो है, जोड़े हैं, कूल्हे वगैरह, इसमें क्या होती है दोस्तों? तेज तीव्र दर्द हमें देखने को मिलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि अगर नाइट्रेट की अधिकता पाई जा रही है तो इसका तात्पर्य है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का यह कारक हो जाएगा। और इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। अभी पूर्व में हमने बताया आप लोगों को। फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है? फ्लोराइड की अधिकता से दोस्तों फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस क्या हो जाता है? इसके कारण होता है? फ्लोराइड की अधिकता से होता है, जिससे दांत व हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तथा आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक बीमारी हमें देखने को मिलती है। पूर्व में हमने लिखाया भी था कि आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट किसके कारण होता है? आर्सेनिक की अधिकता से हो जाती है। सीसा युक्त जल के प्रयोग से एनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरियों तथा मसूड़ों में नीलापन आदि प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों याद रखना है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण, इटाई रोग कैडमियम के कारण, और फ्लोरोसिस फ्लोराइड की अधिकता के कारण, ये सभी रोग आर्सेनिक के, ब्लैकफुट आर्सेनिक के कारण हमें देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसको इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। तो ब्लैकफुट किसके कारण होता है? आर्सेनिक के कारण होता है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मृदु प्रदूषण क्या है? तो अच्छा दोस्तों, इसे पढ़ने से पहले मैं एक आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ कि जो दामोदर नदी है उसमें जो गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य अमूमन यह 300 किलोमीटर लंबे मार्ग तक जैविक मरुस्थल के रूप में यह दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको आप बस ऐसे सुन लीजिए, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। सॉइल पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉइल पोल्यूशन के भी अनेक कारण होते हैं। जैसे हम लोग जब खेती करते हैं उसमें रासायनिक उर्वरक मिलाते हैं, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक डालते हैं, फसलों की अच्छी उपज के लिए कई प्रकार के कीटनाशक डाले जाते हैं, और अजीबोगरीब तरीके से जुताई बुआई करते हैं, अवशेष उसमें पड़े रहते हैं फसलों के। तो क्या होता है? ये सभी सॉइल पोल्यूशन के कारण बन सकते हैं। तो आइए फिर इस पर बात करते हैं। प्राकृतिक स्रोतों या मानवजनित स्रोतों अथवा दोनों स्रोतों से, प्राकृतिक स्रोतों या मानवजनित स्रोतों अथवा दोनों स्रोतों से मृदा की गुणवत्ता में ह्रास या मृदा जो होता है उसको क्या कहा जाता है? मृदा प्रदूषण कहा जाता है। कि मृदा प्रदूषण या तो प्राकृतिक स्रोतों से या फिर मानवजनित स्रोतों से हो सकता है, या दोनों स्रोतों से भी हो सकता है। तो जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो उसको क्या कहा जाएगा? सॉइल पोल्यूशन कहा जाएगा। मृदा की गुणवत्ता में ह्रास या अवनमन निम्नलिखित कारणों से होता है। कौन कौन से कारण हैं? आइए इन पर बात करते हैं। तीव्र गति से मृदा अपरदन हो गया। मिट्टी की गुणवत्ता के कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए अगर तीव्र गति से क्या हो रहा है दोस्तों,
कह रहा है कि मिट्टी की गुणवत्ता मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसकी उसमें कमी होने के कई कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हैं? तीव्र गति से मृदा अपरदन हो रहा है, तो मृदा अपरदन के कई कारण हैं। वायु अपरदन हो गया, जो वायु के कारण होने वाला अपरदन हो गया, जल के कारण होने वाले अपरदन हो गए। तो उससे क्या होता है? मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास होता है दोस्तों। जैसे कि मान लेते हैं, अगर हम समझने के तौर पर बात करें कि ये हमारी मिट्टी है, ठीक है, ये हमारी क्या है दोस्तों? ये हमारी मिट्टी। अब जल के दौरान प्रदूषण की अगर हम बात करें तो जैसे बारिश की जब ये बूंदें गिरती हैं तो छटकती हैं, यहाँ पर आके पड़ा तो पड़ा। अब ये बूंदें के जब ये बूंदें इस पर पड़ती हैं तो इसका अपना एक दबाव होता है, जिसके कारण क्या होता है? जो हमारे कण होते हैं ये उड़ गए, ये कण उठे और यहाँ से उछल करके ये जा करके यहाँ पर गिर गए, यहाँ पर जमावड़ा हो गया इनका। तो यहाँ से क्या हुआ? मिट्टी का दोस्तों कटाव हो गया। इधर क्या हुआ? मिट्टी का कटाव हो गया। तो इसके अपने प्रकार होते हैं, जैसे कि परत अपरदन, रिल अपरदन, अवनलिका अपरदन, ये सभी कई प्रकार से अपरदन हमें देखने को इसमें मिल जाते हैं। तो इसके बृहद रूप होते हैं। तो खैर अपरदन के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे जब पढ़ रहे होंगे, तो अभी यहाँ पर सिर्फ समझते हैं। तो वही कह रहा है कि तीव्र गति से मृदा अपरदन जब होता है तो क्या हो जाता है? मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास होता है, मिट्टी का कटाव होगा। वर्षा के कारण जो इसकी ऊपरी परत है यह पूरी परत बह जाएगी, तो उपजाऊपन इसका नष्ट हो जाएगा। मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों में कमी हो जाती है। मृदा में नमी या आवश्यकता से अधिक या बहुत कम होना, तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव, ये सभी होना। मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी, मृदा में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का प्रवेश, सौंदरण, अम्ल वर्षा, वनोन्मूलन, सेप्टिक कल्टीवेशन, जिसको क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। ये सभी क्या है? मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास के कई कारण हो सकते हैं। मृदा कणों का बाहरी कारकों जैसे वायु, जल, गुरुत्वाकर्षण आदि द्वारा पृथक होकर बह जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। तो मुझे नहीं लगता इसको बार बार समझाने की आवश्यकता है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे कि मृदा कणों का बाहरी कारकों जैसे जल हो गया, वायु हो गया, या किसी भी अन्य कारक के माध्यम से जब पृथक होकर बहती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी पहुंचती है तो क्या कहलाती है? सॉइल इरोजन कहलाती है। मृदा अपरदन से कृषि क्षेत्र में कमी, बाढ़ आना, मृदा की गुणवत्ता में ह्रास आदि प्रभाव पड़ते हैं। मृदा का वृहद अपरदन, अवनलिका अपरदन, गली इरोजन कहलाता है। गली इरोजन में दोस्तों क्या होता है? इसमें काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, काफ़ी गहरी नालियाँ जिनका आकार करीब 30 सेंटीमीटर से लेकर के 30, इनका आकार काफ़ी विस्तृत हो जाता है, काफ़ी गहरे हो जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। और ये आगे चल करके छोटी छोटी नालों का रूप ले लेते हैं, काफ़ी बृहद हो जाते हैं। जब हम सभी लोग मृदा अपरदन के बारे में बात कर रहे होंगे तब अवनलिका अपरदन पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। उसमें कई प्रकार के अपरदन जो सॉइल इरोजन होते हैं दोस्तों, उसमें अपरदन की अगर हम बात करें तो उसमें कई प्रकार के हमें अपरदन देखने को मिल सकते हैं। रिल अपरदन हो गया, अवनलिका अपरदन हो गया, ये सभी अपरदन हो गए। तो अपरदन की क्लास में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। और अवनलिका अपरदन में क्या होता है? गहरी नालियाँ बन जाती हैं। इसको दोस्तों अवनलिका अपरदन को हम सभी लोग रिल अपरदन का एक उन्नत रूप भी कह सकते हैं। रिल अपरदन का क्या कह सकते हैं? रिल अपरदन का एक उन्नत रूप कह सकते हैं। अवनलिका अपरदन में आमतौर पर, अवनलिका अपरदन में दोस्तों रिल अपरदन का ये हो गया उन्नत रूप होता है। रिल अपरदन का ये क्या होता है? एक उन्नत रूप होता है अवनलिका अपरदन। तो अवनलिका अपरदन में कहीं कहीं पर आपको 50 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर भी देखने को मिल सकता है। तो मोटे तौर पर क्या कह सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक गहराई के चैनल होते हैं इसमें। 30 से 50 सेंटीमीटर गहरे इसमें चैनल होते हैं। इतनी ये गहराई के आकार के होते हैं। इनको क्रस क्रियाओं से समाप्त करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, सामान्य जुताई से इनको हटाया नहीं जा सकता है। जबकि जो रिल अपरदन की परिस्थिति होती है, अगर उसको आप नॉर्मली कोई क्रस क्रिया करते हैं तो उससे भी इसको हटाया जा सकता है। तो खैर मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त रहेगा। यहाँ पर शब्द आया हुआ था तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता दिया। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था कि अवनलिका अपरदन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? पानी के कारण, हवा के कारण, स्थानांतरित के कारण। ये IBA ACIO ग्रेड सेकंड में पूछा गया था 2021 में, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो अवनलिका अपरदन से संबंधित यह प्रश्न आया हुआ था। कौन सा प्रश्न था? कि अवनलिका अपरदन मुख्य रूप से निम्न किसके कारण होता है? पानी के कारण, हवा के कारण, या फिर स्थानांतरित कृषि के कारण। तो अभी हमने बताया यह पानी के कारण दोस्तों होता है। यह एक तौर पर मोटे तौर पर रिल अपरदन का एक उन्नत रूप है। तो अवनलिका अपरदन में 30 से 50 सेंटीमीटर गहराई के नाले हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, जिनको सामान्य कृषि क्रिया से इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। और कहीं कहीं पर दोस्तों जो ये इनके गड्ढे की जो गहराई है 30 मीटर तक भी हो सकती है।
तो कह सकते हैं कि काफ़ी खतरनाक ये स्थिति है। तो ये प्रश्न आया हुआ था अवलंबिका अपर्दन से, जिसको मैंने आपको बता दिया। और आइए, मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त रहेगा, बाकी जब अपर्दन की क्लास करेंगे तो उसमें हम सभी लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो खैर, हमारा टॉपिक क्या है कि जो मृदा का बृहद अपर्दन अवनलिका अपर्दन होता है, जिसको गली इरोजन कहा जाता है, अपर्दन के निरंतर सक्रिय रहने से संबंधित क्षेत्र उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, बीहड़ की संख्या दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाता है कि बीहड़ का संबंध किससे, तो अवनलिका अपर्दन से संबंधित होता है। संपूर्ण क्षेत्र उत्खनन स्थलाकृत, जिसको बैडलैंड टोपोग्राफी का रूप धारण कर लेता है, भूमि बंजर भूमि वेस्टलैंड में बदल जाती है। कृषि तथा वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है। जो कहा जा रहा है कि उर्वरकों का अत्यधिक प्रकोप, जो उर्वरक होते हैं उनका अगर हम अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो कई प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है। अच्छा, उर्वरकों के अगर हम अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, मिट्टी के अपर्दन के साथ जो मृदा प्रदूषण के साथ साथ दोस्तों वायु प्रदूषण भी होता है। वही कह रहा है, इसमें कहा गया कि मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण ये प्रमुख है। तो अगर इस लाइन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसका तात्पर्य क्या है, कृषि तथा वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, ये तो एक अलग चीज होगी। खैर, यहाँ से उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है। कैसे प्रदूषण उत्पन्न करता है, पहला हमारा है मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण में क्या है, जब उर्वरकों को डालते हैं मिट्टी में तो पहली बात तो जो पोषक तत्वों का हमारी मिट्टी में जो संगठन संतुलन उपस्थित रहता है वो गड़बड़ हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो। जल प्रदूषण कैसे होता है, जब हमने सिंचाई करी, पानी जो हमारा बह करके गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा, या फिर वर्षा हुई, वर्षा के कारण अगर बहुत ज़्यादा हमने उर्वरकों का प्रयोग कर रखा है तो जब वर्षा होती है तो मिट्टी के खेत में जो खेत होता है दोस्तों, उसमें जल भरता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता है, तो पहुंच करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, लवणीयता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो खैर, ये जल प्रदूषण हो गया। और वायु प्रदूषण कैसे हो गया, जो विभिन्न प्रकार के उर्वरक प्रयोग करते हैं उनसे कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। तो उर्वरकों का प्रयोग सिर्फ मिट्टी को प्रदूषण को ही नहीं प्रभावित करता है, बल्कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को भी अपने अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है। तो अगला हमारा दोस्तों ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण को हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।